हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, जिसमें हमने आपको रेशियो की डिफिनीशन, रेशियो की प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ रेशियो बताया था। और असल में रेशियो का यूज कहाँ होता है हमने कल आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। और प्रोपोर्शन के भी बारे में हमने उसकी डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज और टाइप्स बताए थे। और यह भी बताया था कि प्रोपोर्शन यूज कहाँ होता है। और हमने उसी से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो हम आज आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 2 रेशियो 4 है और सी रेशियो डी रेशियो ई बराबर 2 रेशियो 5 रेशियो 3 है, तब पता कीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 2 रेशियो 4 दिया गया है और सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू दी गई है 2 रेशियो 5 रेशियो 3। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू पूछा है इसमें। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। हमने आपको एग्जांपल भी दिया है वहां पे कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप हमारा पहला लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लेना अच्छे से, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू पूछा है, इतनी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, यही पूछा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 3 दी गई है, बी की वैल्यू 2 दी गई है, सी की वैल्यू 4 दी गई है और यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है 2, डी की वैल्यू दी गई है 5, ई की वैल्यू दी गई है 3। यहाँ पर देखो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ए की वैल्यू क्या है 3, रेशियो बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 4। अब देखो यहां पर भी एक सी दिया गया है, यहां पर भी एक सी दिया गया है। तो अब आप कहेंगे कि सी की वैल्यू हम ए वाली यहां पे लिखेंगे कि ए वाली लिखेंगे। तो यही तो लिखने की ट्रिक है, यही तो मैं पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो देखिए, पहली वैल्यू ए पूछा था, दूसरी ए है। पहली हम पहली संख्या में लिखेंगे और जो दूसरी वैल्यू रहेगी उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। तो सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है 5 और ई की वैल्यू क्या है 3 और ई की वैल्यू क्या है 3। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें और इसमें आपको कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई संख्या? ध्यान से देखिए, ये देखो सी सी, यह दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सी की वैल्यू दी गई है 4 और इसमें सी की वैल्यू कितनी दी गई है 2। अब देखो जो जो खाली स्थान है, यहाँ पे एक खाली स्थान है यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, यहाँ पर हम आपको ऐसे ऐसे ब्लैंक बना देना है आपको, ऐसे ऐसे रेशियो लगा के ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्थान पे क्या भरा जाएगा, देखिए यहाँ पर देखो सी दोनों में तो कॉमन था, लेकिन सी की यहाँ पर इसमें भी कॉमन था, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी कॉमन था। लेकिन क्या इसके नंबर कॉमन थे? यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो क्या कॉमन थे? नहीं कॉमन थे ना, इसीलिए हम इसको ऊपर नीचे लिखे हैं। अगर कॉमन होता तो हम इसको एक ही जगह पे लिख देते। तो देखिए जो सी की पहला है, ये पहले जो पहले ए वाला हम लिखे थे, जो पहली वाली लाइन ए है और जो दूसरी वाली थी ए है। अब सी के पहले वाले में क्या कॉमन था, सी में क्या आता था 4, तो जो 4 आता था सी वाले में, जो खाली स्थान है 4 वहीं पे हम भर देंगे, इसमें भी। अब दूसरे वाले सी में क्या कॉमन था 2, अब जो दूसरे वाले में खाली था उसमें हम 2 भर देंगे। अब देखो हो गया ना।
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। अब देखो या किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है, जिसको हम 2 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12। अब देखो यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E की वैल्यू आ गई 3 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, जैसे जो पूछा रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे, और जो वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू हम इसको पहले वाले में लिख देंगे, जो बी की वैल्यू दी गई है उसको उसके नीचे लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे, उसको उसके नीचे लिखेंगे, और जो जो खाली स्थान है वहां पे हम आपको ब्लैंक बना देंगे। और जो देखेंगे दोनों में कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन था, यहाँ पे सी कॉमन था, तो यहाँ पे सी की संख्या 4 थी, तो पहले वाले में सी की संख्या 4 थी, तो जो पहले वाले में खाली स्थान रहेगा उसमें हम 4 भर देंगे। और जो दूसरे वाले में सी समान था, सी में 2 समान था, तो यहाँ पे जो दूसरे वाले में वैल्यू खाली रहेंगी उसमें हम 2 2 भर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे बी कॉमन होता और यहाँ पर भी बी कॉमन होता, जो बी की पहली वाली वैल्यू हो तो हम बी वाले पहले वाले में भरते, और जो बी वाली दूसरी वैल्यू होती हम बी वाले दूसरे वाले में भरते। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लो। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वह इसी की तरह रहेगा, और उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 7 और ए रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 8 है, और ए रेशियो डी बराबर 5 रेशियो 9 है, तब पता कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। चलिए आप सॉल्व कीजिए पहले की तरह, ठीक उसी तरह सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ठीक उसी की तरह है। चलिए सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे ए रेशियो बी दिया गया है 4 रेशियो 7, ए रेशियो सी क्या दिया गया है 3 रेशियो 8, ए रेशियो डी क्या दिया गया है 5 रेशियो 9, और क्या पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखो हमने आपको क्या बताया था, सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आपको इसी तरह लिख लेना है। अब देखो ए रेशियो बी का मान क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 4, बी का मान दिया गया है 7, ए का 4 रेशियो 7। अब देखो जो हमने आपको बताया था दूसरी वैल्यू होती है वो पहली संख्या के नीचे लिख जाती है, हम जो पहला नंबर लिखते थे हम उसके नीचे लिखते हैं। तो देखिए पहला ए है, दूसरा ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 8, सी कहां है यहाँ पे है, सी की वैल्यू 8, फिर इसमें तीसरा इसके नीचे फिर लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 9, रेशियो करके 9 लिख लेना है। अब देखो जहां जहां भी खाली स्थान है वहां वहां हम क्या कर देंगे ब्लैंक बना देंगे। यहां पे है, यहां पर 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 है। अब देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, लेकिन क्या इसमें एक कॉमन है यहाँ पर एक कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए की वैल्यू दिया गया है 4, और इसमें पहले वाले में ए की वैल्यू 4 है, दूसरे वाले में
ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और तीसरे वाले में ए की वैल्यू क्या दी गई है 5। अब देखो हमने आपको क्या बताया था, जो चीज कॉमन होती है हम उसी की संख्या ऐसे बाहर लिख लेंगे, और जो जो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, पहली संख्या ये थी, ये दूसरी वाली थी, और ये तीसरी वाली थी, और पहले वाले में क्या था ये 4 थी। जो जो कॉमन होगा हम उसी की वैल्यू बाहर ले आके लिखेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी। अब देखो हमने आपको क्या बताया था, जो जो चीज कॉमन होगी उसी की वैल्यू हम ले आके कॉलम जो खाली स्थान है वहां पर भरेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में ए की वैल्यू क्या थी 4, तो यहाँ पे 4 भर देंगे, यहाँ पर 4 भर देंगे। अब देखो दूसरे वाले में ए की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पे 3 भर देंगे, यहाँ पे 3 भर देंगे। अब देखो तीसरे वाले में ए की वैल्यू क्या थी 5, यहाँ पे 5 भर देंगे, यहाँ पर 5 भर देंगे। बस अब सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की इसमें मल्टीप्लाई, तीनों किसमें, तीनों किसमें, तीनों किसमें, ठीक है। 5 के 15 चौका 60 रेशियो, 5 के 15 15 सबसे 105 रेशियो, 5 8 40 40 4 चौक 16 160 रेशियो, 4 के 12 12 9 108। अब देखो किसी से कट रहा है ये 3 से कट रहा है, 3 3 3 3, हाँ 3 से कट रहा है। देखिए 3 से काट देंगे इसको, 3 2 जा 23, 3 जा 9, 3 15 3 55 160, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये इतना ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या आ गई 60 रेशियो 105 रेशियो 160 रेशियो 108, ठीक। बस यही करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए यदि ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 5 है और ए रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 3 है, तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तब ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए आप। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो सी दिया गया है। पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आप निकालिए। निकाल लिए, चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया है। ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 5 पहला है, दूसरा क्या दिया है ए रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 3। अब देखो यहां पे पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर ना तो हमें ए की वैल्यू पता है, ना कि बी वैल्यू पता है, रेशियो में पता है, वैसी वैल्यू हमें नहीं पता है, ना तो बी की ना तो सी की। तो यहाँ पर हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं तो हम इसमें सिंपली हमें ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की भी वैल्यू आ जाएगी, सी की भी वैल्यू आ जाएगी, तब हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम देखिए कैसे वैल्यू निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो यहाँ पे ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। अब पहला वाला ए था, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला हम नीचे लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है रेशियो में 3। अब देखो जहां पे खाली स्थान है वहां पे तो हम ब्लैंक बना देते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, और इसमें क्या एक कॉमन है, ए की वैल्यू इसमें 4 दी गई, इसमें 2 नहीं कॉमन है ना। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पहले वाले में दी गई है 4 और दूसरे वाले में ए की वैल्यू दी गई है 2। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2। अब इसमें हम आ जाते हैं, ये पहला था ये दूसरा था, पहली की वैल्यू ए है 4 रेशियो 5 और दूसरे की वैल्यू ए रेशियो सी मैंने लिखा था। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो भी कॉमन वैल्यू आती होती है, यहाँ पे ए कॉमन था ना,
इसको हम ए की वैल्यू और ए की वैल्यू निकाल के हम बाहर पहले लिख लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू 4 लिख दे देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी। अब देखो जो कॉमन वैल्यू होगी हम उसको बताए थे कि ले आके आप जहां पर खाली स्थान है वहीं पर भर देंगे। तो पहले में ए की क्या वैल्यू है 4, पहले में ए की वैल्यू हम 4 भर देंगे। दूसरे में ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे हम 2 भर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दूनी 8 रेशियो 5 दूनी 10 रेशियो 4 तिहाई 12। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 12। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, हमसे यहाँ पर यह पूछा है ए प्लस बी रेशियो का मतलब अपान होता है बटा, हमने आपको पहले लेक्चर में इसको बता दिया था सब कुछ, बी प्लस सी। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू फिर पूछा है, बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 8 18, 12 10 22, 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 से 11, बस इसकी वैल्यू हमें आ गई 9 रेशियो 11 आंसर। बस हो गया, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 2 है और बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4 है और डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 रेशियो 4 है। तो पता कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यह थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, तो इसको हम खुद ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सिंपली हम आपको क्या बताए थे कि इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर ए की रेशियो बी की वैल्यू रख देंगे, बी रेशियो सी की वैल्यू उसके नीचे रख देंगे। लेकिन डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, मान लो डी की वैल्यू आप 7 यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन इसके साथ में ए भी तो है, इसको कहाँ पर आप रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कैसे आएगी, देखिए हम सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ए का मान और बी का मान और सी का मान आ जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 3, बी का मान 2, अब दूसरा मान क्या दिया गया है, देखिए पहला ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 2 दिया गया है, दूसरा बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, बी रेशियो सी, बी कहाँ है, बी यहाँ पे, बी का वैल्यू 3 है, 3, सी की वैल्यू रेशियो 4 है। अब क्या करेंगे, जहां जहां खाली है वहां पे हम ब्लैंक कर देंगे। अब देखो ऐसे, अब देखो यहाँ पे इसमें कौन सी संख्या समान है, बी समान है, यहाँ पे भी बी कॉमन है, यहाँ पे भी बी कॉमन है। तो पहले वाले बी की संख्या में बी की संख्या क्या है 2 और दूसरे वाले बी की संख्या क्या है 3। अब देखो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, जो संख्या कॉमन होगी उसकी वैल्यू हम जो जहां पे खाली होगी वहां पे लिख देंगे। तो पहले वाले में बी की वैल्यू क्या है 2 और दूसरे वाले में बी की वैल्यू क्या है 3, बस सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 3 3 जा 9 रेशियो 2 3 जा 6 रेशियो 2 4 जा 8। अब देखो यहां से हमें क्या प्राप्त हुई, ए की वैल्यू 1 बराबर 9, बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 6, बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 6 और सी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8। अब देखो अब सिंपली हम इसमें रख देंगे डी रेशियो मतलब अपान, ए की वैल्यू क्या है 9,
बी की वैल्यू क्या है +6, सी की वैल्यू क्या है +8, सी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 7:4। अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए 4D इज इक्वल टू 7, 9 6 15, 15 8 23, 8 6 14, 14 9 23, यहाँ पे 23। अब देखो 4D इज इक्वल टू 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161। अब यहाँ पे D बराबर कितनी आ गई हमारी वैल्यू 161/4। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू 9 आई, B की वैल्यू 6 आई, C की वैल्यू 8 आई और D की वैल्यू कितनी आई 161/4। अब सिंपली हम ये सब वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, रखते हैं। देखिए इतना लिख लो, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 रेशियो 6 इंटू 4 रेशियो 8 इंटू 4 रेशियो 161/4 गुणे 4। अब देखिए 9 चौक 36 रेशियो 6 चौक 24 रेशियो 8 चौक 32 रेशियो, यहाँ से 4 कट जाएगा, रेशियो 161। इतना आंसर आ गया। ए है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की वैल्यू। ठीक, सॉल्व कर लो। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 रेशियो 9 है और बी रेशियो ए प्लस सी बराबर 4 रेशियो 7 है, तो पता कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या बताया था कि जो ये वैल्यू दी रहती है सिंपली उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। और देखिए अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यू दी रहती थी उसका मान हम यहाँ पे ऊपर नीचे करके लिखते थे। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू दी गई है, बी की भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है क्या, यहाँ पर नहीं दी गई है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सी की जगह यहाँ पर हमको ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है यहाँ पे पहली वाली संख्या में, और दूसरी वाली संख्या में सी की जगह यहाँ पे ए प्लस सी दे दिया गया है। तो देखिए जब सी की जगह यहाँ पर इसको दे दिया गया है तो हम सी को हटाकर इसको ही लिख लेते हैं। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार देखिए अगर यहाँ पे सी रहता था तो यहाँ पर भी सी रहता था और दोनों सी बराबर था, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी दिया गया यहाँ पे, तो दोनों बराबर नहीं है। मतलब कि देखिए जैसे कि यहाँ पे सी था और यहाँ पर भी सी था तो ये एक संख्या कॉमन हमें मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे सी की जगह यहाँ पर जब इसको दे दिया गया है तो इसको भी यहाँ पे रहना चाहिए था ना, तभी तो बराबर होता। तो हम इसको देखिए तो देखिए अगर हम a प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पर ले आ देते हैं तो समझ लो यहाँ पर हम कॉमन संख्या हमें मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर हमें कॉमन संख्या मिल जाएगी। और अगर जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं हमें सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो हम सिंपली यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे a प्लस बी प्लस सी कैसे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बी रेशियो ए प्लस सी बराबर 4 रेशियो 7 दिया गया है ना। देखिए रेशियो मतलब बटा होता है, ए प्लस सी बराबर 4/7। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसमें बी ऐड करना पड़ेगा तभी ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। तो देखिए हम ऐड कर लेते हैं, बी अपान ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी की जगह पे क्या है 4, लेकिन यहाँ पे a प्लस सी कितना दिया गया 7, a प्लस सी प्लस बी कितना है 4, 7 धन 4 हो गया b अपान a प्लस बी प्लस सी बराबर 4/7 4 11। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर भी हम a प्लस बी प्लस सी लेके आ गए। देखिए
अब बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है 4:11। अब सिंपली अब हम इसमें पुट कर लेंगे, इसको तो आपको भी करना आता होगा। तो चलिए देखिए, ए की जगह पे पहले वैल्यू ए की जगह पे क्या दिया गया है 2, इसकी जगह पे क्या दिया गया है 9:9। अब देखिए बी की जगह पर क्या दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और यहाँ पे इसकी जगह पर क्या दिया गया है 11:11। अब देखो जो खाली स्थान रहेगा वहां पे हम क्या करते थे, ब्लैंक कर देते थे, यहाँ पर भी है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो सी कॉमन रहता था, हम सी का नंबर ढूंढ के जो खाली रहता था वहां पे भर देते थे, लेकिन इसमें तो सी की जगह यहाँ पर इसको दे दिया गया है ना, तो हम अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो इसकी संख्या है, इसमें कॉमन इसकी संख्या 9 है और इसकी संख्या 11 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में पहले में क्या कॉमन है 11, और दूसरे में भी पहले में क्या कॉमन है 9 और दूसरे में क्या कॉमन है 11। तो पहले वाले में हम क्या भरेंगे 9 और दूसरे वाले में क्या कॉमन है 11। तो सिंपली अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 दूना 22, 9 चौक 36, 11 नवा 99। अब देखो यहां से हमें क्या मिल गई वैल्यू, ए की वैल्यू हमें मिली 22, बी की वैल्यू हमें मिली 36, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिली 99। अब देखो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22, बी की वैल्यू क्या है प्लस 36 प्लस सी बराबर 99। यहां से सी की वैल्यू 99 माइनस 6 2 8, इधर ही आएगा माइनस हो जाएगा, 3 2 5। अब देखिए यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, सी की वैल्यू हमें कितनी आई 41, सी की वैल्यू हमें कितनी आ गई 41। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है ना। अब देखो यहां से ए की वैल्यू आई है 22, बी की वैल्यू कितनी आई है 36, सी की वैल्यू कितनी आई है हमें 41, रेशियो 41। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, बस ऐसे ही किया जाएगा, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है, देन तब x रेशियो y रेशियो z बराबर किसके बराबर होगा। देखिए यदि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, तो देखिए हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको लेक्चर फर्स्ट में ही करवा दिया था, तो अगर आप उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो सिंपली 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो जो नंबर है, इसमें जो भी नंबर है उसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 5 4। अब देखो अगर जैसे आप पूछ लिए कि अगर यहाँ पे बटा में दिया रहता 3/2 5/3 अगर 4/5, तब कैसे हम एलसीएम निकालते, देखिए हम उसको भी बताते हैं, पहले इसको देखिए। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 1 3 5 4 5 2 2, यही आएगा, 3 5 15 2 30 2 2 4 3 12 5 60। यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा जो आएगा, अब देखो इसका एलसीएम आएगा 60। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ वैल्यू तीनों दी गई है 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z, सिंपली इसी को इससे डिवाइड कर देना है 60 से, 60 सभी में 60, 3 1 3 3 2 6 0 5 1 5
5 1 12 5 60 4 4 की 4 4 2 तो देखिए क्या आया हमारे पास x अपान 20 इक्वल टू y अपान 12 इज इक्वल टू z अपान 12। यहाँ पे 15 होगा 4 5 20 यहाँ पे 15। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू जो पूछा है ना, सिंपली यही है उसकी वैल्यू। इसको हम ऐसे लिख देंगे x रेशियो y रेशियो z बराबर 20 रेशियो 12 रेशियो 15। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, बस एकदम आसान तरीके से। कैसे? अगर ऐसे दिया है तो पहले जो नंबर है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा इससे डिवाइड कर देंगे और काट देंगे, जो संख्या आएगी वही एक्स वाई जेड की वैल्यू रहेगी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यदि 2a बचा 5 है बराबर 3b बटा 8 बराबर 5c बटा 11, तब पता कीजिए a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या आएगी। देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, बस इसमें अपान में दिया गया है, बस इसमें बटा में दे दिया गया है, उसमें बटा में नहीं था तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया था, इसका निकाल लिया था, इसका निकाल लिया था। तो अब आप कहेंगे कि अब इसमें बटा में दिया गया, क्या हम इसका पूरा का एलसीएम निकालेंगे? तो पूरा का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो देखिए पूरा का हमें नहीं निकालना है। देखिए ये ऊपर वाले कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखो अगर अपान में दिया गया है तो हमें डिनोमिनेटर को छोड़कर सिर्फ न्यूमरेटर वाले का एलसीएम निकालना है। देखिए अगर अपान वाले में दिया गया क्या करना है, सिर्फ हमें ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, ना कि नीचे वाले का। ठीक है, हम देखिए ऊपर वाले के एलसीएम निकालते हैं, क्या है 2 3 5 2 3 5 2 1 3 5 2 3 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। अब देखिए क्या करना है, देखिए अब हमने क्या बताया था, जो एलसीएम आए उसको इसी से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या हम इसके नीचे से डिवाइड करेंगे? नहीं, अब हम पूरी संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 2a अपान 5 डिवाइड बाई एलसीएम कितना है 30 इज इक्वल टू 3b अपान 8 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 5c अपान 11 अपान 30। देखिए हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं ना कि कोई बताएगा नहीं ऐसे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपान में 1 कर लेंगे। अब देखिए अब इसको ये डिवाइड है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे होता है 2a बटा 5, और जब डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर वाला नीचे जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। देखिए कैसे 1 बटा 30 बराबर 3b बटा 8 बराबर ये ऊपर जाएगा 1 बटा 30 फिर बराबर 5c बटा 11 गुणे 1 बटा 30। बस अब क्या करना है, देखिए 2 1 के 2, इसमें जब गुणा रहता है तो क्रॉस क्रॉस कट जाता है। देखिए 2 से 15 कट गया, 3 से 10 कट गया, 5 से 6 कट गया। अब देखो क्या आया a बटा 75 इज इक्वल टू b बटा, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे है कितना था 3 से 3 30 से 10 है, b बटा 80 और यहाँ पे c बटा 11 छका 66। बस हो गया। अब देखो यही वैल्यू लिख लेना है आपको, a रेशियो b रेशियो c बराबर जो वैल्यू है a की वैल्यू है 75, b की वैल्यू है 80, c की वैल्यू है 66। हो गया आंसर। ठीक, बस यही करना था इसमें। अगर फिर से समझा दे रहा हूं, अगर देखिए अपान में नहीं दिया गया है तो सिर्फ इतने का एलसीएम निकाल लेंगे और इसके नीचे जो एलसीएम आएगा इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया गया है तो देखिए भैया सिर्फ इसमें डिवाइड नहीं करना है, पूरे को लेकर
सिर्फ न्यूमरेटर वाले का पहले एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा पूरा लेकर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, नोट कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द परसेंटेज। देखिए आपको एक चीज बता दे रहे हैं, देखिए हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम पीछे पीछे से बोल दे रहे हैं ताकि आपको जो समझ में ना आए उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर 36 and 50 years respectively. If after n years the ratio of their age will be 3:4, then the value of n is, n की वैल्यू इसमें पता करनी है। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में समझते हैं। टू पर्सन, दो व्यक्तियों की परसेंटेज वर्तमान उम्र 36 साल है और 50 साल है। यदि आफ्टर n ईयर्स, यदि n साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज, उनकी उम्र का रेशियो 3:4 हो जाएगा, तब n की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पता करनी है। मान लीजिए कि लेट टू पर्सन, मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और क्या दिया है, द परसेंटेज। मान लीजिए कि ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 30 ईयर्स, और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, ए की 36 है, ए की 36, बी की 50 ईयर्स। अब देखो और आगे क्या कहा है, यदि आफ्टर n ईयर्स, n साल बाद। देखिए जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी उम्र 20 साल है और 6 साल बाद हमारी उम्र क्या होगी, तो आप क्या जवाब देंगे। सिंपली आप 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। जैसे कि हमारी उम्र आज 20 साल है और 6 साल बाद हमारी उम्र कितनी होगी, 6 साल बाद आप 6 जोड़ देंगे उसमें तो 26 साल हो जाएगी ना। तो सिंपली इसमें भी यही करना है। इसमें क्या कहा, यदि आफ्टर n साल बाद, n साल बाद इन दोनों की उम्र का रेशियो 3:4 है, तो n साल बाद, तो इसमें जैसे हम 26 में 6 साल बाद जोड़े, वैसे इसमें 36 में n जोड़ देंगे। ठीक है, 36 में 50 में, क्योंकि दोनों का पूछा है ना, दोनों का n साल बाद ना। तो देखिए इफ आफ्टर n ईयर्स, ए का कितना है 36 प्लस n, और बी का कितना है 50 प्लस n, 50 प्लस n। अब देखो अब क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। यदि उनकी उम्र का रेशियो 3:4 है, रेशियो मतलब क्या होता है, बटा, सिंपली ना। तो देखिए हम इसको बटा, रेशियो दिए गए हैं तो हम रेशियो करके ही सॉल्व करेंगे। देखिए अब a अपान बी बराबर 36 प्लस n अपान 50 प्लस n इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3:4, 3/4। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। 4 छंग 24, 4 3 12 2, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 144 प्लस 4n बराबर 3 5 15, 150 बराबर प्लस 3n। अब देखिए 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 150 माइनस 144 कर देना है। सिंपली 4n में से 3n गया कितना होगा, n बराबर 150 माइनस 144, 10 में 4 गए 6। सिंपली हमें क्या पूछा, देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू हमें आ गई 6। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको देखिए अब इस बार कुछ अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपकी आय पूछा है, खर्च पूछा है, बचत पूछा है। तो आय खर्च बचत वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए कि कोई आदमी है, मान लीजिए कि एक लड़का है, वह महीने के 1000 रुपए बचत कर रहा है महीने के, और यह बचत कर रहा है
बचा रहा है समझ लो, और 600 रुपए खर्च कर रहा है। मान लीजिए कोई आदमी है वह महीने की 1000 रुपए बचत कर रहा है और 600 रुपए खर्च कर रहा है, तो वह महीने के कितना कमाता होगा। देखिए भैया, अगर वह 1000 रुपया बचा ले रहा है और 600 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो कितना कमाता होगा वह। तो सिंपली 1600 ही कमाता होगा ना। तो अगर 1600 कमाता होगा, नहीं तो अगर देखो 1200 रुपए बचा रहा है और 800 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितना टोटल हो गया 2000। तो यहाँ पे 1600 तो कमा रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, देखिए यदि कोई आदमी 1000 महीने का बचा रहा है और 600 रुपए खर्च कर रहा है, तो वह महीने के समझ लो 1600 रुपए कमा रहा है। कैसे पता चला या, तो हम कैसे पता चला बताइए। देखिए 1000 में हमने 600 ऐड किया, तभी तो हमें पता चला। तो देखिए, तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल रहा है। कौन सा फार्मूला, देखिए 1000 बचत कर रहा है ना, बचत प्लस 600 रुपए कितना खर्चा कर रहा है और कितना कमा रहा है महीने की, उसकी आय कितनी है, ये 1600। समझ लो 1000 बचत है, 600 रुपए खर्चा कर रहा है, तो उसकी महीने की आय कितनी होगी 1600। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आ रहा है, आय बराबर बचत प्लस खर्चा। और देखिए आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम, और खर्च को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। बचत को क्या कहते हैं, सेविंग। खर्च को क्या कहते हैं, स्पेंड। स्पेंड और एक्सपेंडिचर एक ही है, ठीक है, एक ही मीनिंग होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहीं पर भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो। देखिए तो हमने क्या बताया, फार्मूला बताया, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस खर्चा का एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि कोई एक आदमी है, वह महीने के 10,000 रुपए बचा रहा है और 600 रुपए खर्च कर रहा है और इतना बचा रहा है, तो उसकी महीने की आय कितनी होगी। तो आप सिंपली इसमें फार्मूला रख लेंगे, 10,000 प्लस 600 इतना खर्चा कर रहा है, तो उसकी इनकम कितनी होगी 10,600। इतना वो महीने का पाता होगा, तभी इतना खर्च करता है, इतना बचाता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही इतना कॉन्सेप्ट है, यही इतना समझ में आ गया ना, तो समझ लो पूरा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी आदमी की, कोई आदमी महीने के 5,000 रुपए पाता है, और देखो 5,000 रुपए पाता है और 1,000 रुपए खर्च कर देता है, उसकी आय 5,000 है और 1,000 खर्च कर दे रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, फिर इसको फार्मूला में रख देंगे। आय कितनी है, इनकम, यानी कि 5,000 बराबर खर्च कितना कर रहा है, सेविंग प्लस खर्च 1,000। तो सेविंग कितनी होगी, बस सिंपली 5,000 माइनस 1,000 बराबर सेविंग, बस यही करना है। तो यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से ठीक से देख लेना और समझ लेना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज इन द रेशियो ऑफ 10:7। देखिए इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, फैमिली मतलब जानते होंगे परिवार,
देखिए एक फैमिली के आय और खर्च 10:7 है। यदि एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज ₹10,500, यदि उस परिवार का खर्च 10,500 है, देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ द फैमिली, तो वह फैमिली कितना बचाता होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर। उसका रेशियो कितना दिया गया है, 10:7। तो हम आसान भाषा में लिख लेंगे, इनकम ऑफ ए फैमिली, इनकम ऑफ ए फैमिली इज इक्वल टू 10x। अब देखिए हम x क्यों लिखे, देखिए जब भी रेशियो की क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, आय बचत वाले में ना, उसमें x जरूर लगाते हैं। क्यों, आगे आपको कुछ खुद समझ में आ जाएगा क्यों लगाते हैं। क्योंकि x लगाने से ना हम आगे लगाते हैं क्वेश्चन ना, तो हमें बहुत ही आसानी होती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए इनकम ऑफ फैमिली इज इक्वल टू 10x और एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू 7x। यहाँ पे इनकम दिया गया है 10x और एक्सपेंडिचर दिया गया है 7x, यानी कि इनकम मतलब आय, खर्च। अब देखो हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही फार्मूला बताया था ना आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकम दिया गया है और एक्सपेंडिचर दिया गया है ना। तो इनकम दिया गया है 10x, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 7x प्लस सेविंग। अब देखो 7x इधर आ जाएगा, तो सेविंग इज इक्वल टू 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 3x। अब देखिए सेविंग यहां से इतनी हो रही है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज ₹10,500। अब देखिए यहाँ पर वह परिवार अगर सचमुच 10,500 रुपए खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू 10,500। देखिए यहाँ पर इतना खर्च कर रहा है और यहाँ पर इसकी खर्च का रेशियो दिया गया था 7। देखिए कहा गया, ये देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, इसका रेशियो दिया गया है 7x, पर भी खर्च दिया गया है और यहाँ पर भी खर्च दिया गया है। देखिए जब दोनों जगह खर्च दिया गया है, रेशियो में खर्च दिया रहता है, अगर यहाँ पर भी इधर भी खर्च दिया गया है, तो हम दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन कैसे, देखिए 7x, इन दोनों का खर्च और इधर फैमिली खर्च दोनों बराबर हो जाएगा, 10,500 x बराबर 7 1 के 7, 7 5 35, 0 0, x इज इक्वल टू 1500। अब देखिए यहाँ पे सेविंग कितना है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 गुणे 1500, 15 3 4500, इतना हमें सेविंग हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी ना। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज ₹10,500। सिर्फ यही पूरे क्वेश्चन में इसको ही समझना है, इसको समझ लिए ना तो समझ लो सब कुछ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, यहाँ पे खर्च दिया था 10,500, लेकिन इसकी खर्च का रेशियो दिया गया था 7x। तो इसकी खर्च का रेशियो और उसके खर्च दोनों का हम रिलेशन अगर निकालेंगे तो समझ लो इसको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ P and Q is 3:4 and their ratio of the expenditure is 2:3. If each of these saves ₹6,000, what is the income of P? देखिए यदि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है और उनकी खर्च का अनुपात 2:3 है, इफ ईच ऑफ दीज सेव्स, यदि प्रत्येक
बचत करता है 6,000 रुपए की, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ पी, तो पी की आय क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पी, देखिए पी की जो इनकम है, पी इनकम वो कितनी है, 3 दिया गया है, यानी कि 3x। और क्यू की जो इनकम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4x। अब देखो एंड देयर एक्सपेंडिचर और उसका खर्च, किसका खर्च, पी और क्यू का। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड क्यू बराबर दिया गया है कितना, 2:3। अब देखिए यहाँ पे सेव्स रुपीज इफ इच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि पी और क्यू दोनों, पी जो है वह सेविंग कर रहा है 6,000 और क्यू भी सेविंग कर रहा है 6,000। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है, फार्मूला बन रहा है नहीं कहीं पर, देखो इनकम सेविंग हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या फार्मूला बताया था, इनकम, यहां से हमने फार्मूला बताया था इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो इनकम कितना दिया गया है, 3x। एक्सपेंडिचर हमें पता करना है, अब ये वाला एक्सपेंडिचर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं पता है हमें। सेविंग कितना है, 6,000, ये पी की इनकम थी। यहां से 3x माइनस 6,000 इज इक्वल टू, ये आ गया एक्सपेंडिचर पी का। अब ऐसे हम क्यू का भी निकाल लेंगे, क्यू का भी इनकम पता है और क्यू की सेविंग पता है, तो क्यू का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्यू का 4x, सेविंग कितनी है, 6,000 है, 6,000 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो ध्यान से समझना, ये पी का खर्च है इतना, ये पी का इतना खर्च आया है, पी का इतना खर्च है और क्यू का इतना खर्च है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर इज टू रेशियो 3, पी और क्यू का खर्च का रेशियो दिया गया है 2:3। अब देखिए हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी खर्च दिया गया है और यहाँ पर भी खर्च दिया गया है, अब दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 6,000, 4x माइनस 6,000 बराबर 2:3। अरे भाई इसका भी एक्सपेंडिचर, इसका भी खर्च हो रहा है, इसका भी खर्च हो रहा है और यहाँ पे इसका रेशियो में खर्च हो रहा है, तो इसका खर्च और इसका खर्च बराबर इसके रेशियो का खर्च, ठीक है, यही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3×3 9x माइनस 3×6 18 इज इक्वल टू 2×4 8x माइनस 2×6 1200। अब देखो 9 में से इधर आएगा x हो जाएगा, इधर जाएगा 1800, 6,000। अब क्या पूछा है हमसे, इनकम ऑफ पी, पी की हमें क्या पूछा है, इनकम, तो सिंपली 3x की जगह 6,000, 3×6,000 3×6 18,000, बस ऐसे ही करना है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था एक्सपेंडिचर का रेशियो, यहाँ पे खर्च का रेशियो और यहाँ पे खर्च आया है पी और क्यू का, ठीक है, पी और क्यू का खर्च बराबर पी और क्यू के खर्च का रेशियो, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:5 and the ratio of their expenditure is 1:2. If each saves 5,000 rupees per month, then what will be the monthly income? सेम टू सेम पहले की तरह है, आप करिए इसको, ठीक है। ठीक उसी तरह एकदम करना है, सिर्फ हमने अंक बदला है और क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, ठीक है। करिए, आप कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, मंथली इनकम एक्स और वाई की मंथली इनकम 3:5 अनुपात है। देखिए मंथली इनकम एक्स की कितनी है 3। अब यहाँ पे हम ये एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर एक्स लिखा है तो एक्स एक्स दोनों बराबर नहीं रहेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे हम ए। अब देखिए मंथली इनकम ऑफ y बराबर कितना है 5b। अब देखो यहाँ पे दोनों कितना सेव कर रहे हैं 5,000 रुपीज, सेविंग x एंड y 5,000 रुपीज। अब देखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, फार्मूला लगाएंगे तो हमें इनकम पता है और सेविंग पता है, तो हमें आ जाएगा एक्सपेंडिचर। देखो x इज इक्वल टू 3a माइनस 5,000। ए एक्स का था, एक्स का एक्सपेंडिचर और वाई का एक्सपेंडिचर। कितना है 5b माइनस 5,000। यहाँ पर हमने वही फार्मूला लगाया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है खर्च दोनों का, और यहाँ पे क्या दिया गया है रेशियो में ए और बी के रेशियो का खर्च दिया गया है 1:2। यहाँ पर भी खर्च हो रहा है, यहाँ पर भी खर्च हो रहा है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा 3a माइनस 5,000 बटा 5b माइनस 5,000, 5b माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना दिया गया 1/2। बस अब सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 3 6 माइनस 2 5 10 0 0 0 इज इक्वल टू, हमने एक चीज गलत कर लिया है। देखो यहाँ पर अलग अलग दोनों का नहीं रहता, अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पर भी x ही लिखेंगे, तो यहाँ पर a भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी a रहेगा, यहाँ पर भी a रहेगा। अब देखो 5a माइनस 5,000। अब देखो 6 से माइनस 5 पे इधर आएगा, हो जाएगा a इज इक्वल टू 10,000 में से 5,000 जाएगा 5,000। अब क्या पूछा है इसमें देखिए, देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ, हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ऑफ एक्स। एक्स की मंथली इनकम तब क्या होगी, देखिए मंथली इनकम ऑफ एक्स, एक्स बराबर 3, एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 500। बस मंथली इनकम ऑफ एक्स कितना होगा 15,000। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो घर पे बढ़िया से इसको 3-4 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए।